जय हिंद दोस्तों। आज जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। यानी कि जो बीपीएससी में जितने भी यानी कि भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले यानी कि लगभग 400 प्लस क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यानी कि सोनार तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है? तो सोनार तकनीक का प्रयोग पानी के नीचे यानी कि पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डी हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों। धारा घनत्व क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सदिश राशि होता है दोस्तों। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। सी हो जाएगा ऑप्शन। यानी कि हवा में जो नमी को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, और हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए। एरोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु या अन्य गैसों का वजन एवं घनत्व आदि मापने के लिए दोस्तों। तो बात करें कि अपेक्षित घनत्व का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अपेक्षित घनत्व का मात्रक, तो इसका मात्रक नहीं होता है दोस्तों। यानी कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ही है दोस्तों हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि के मापन की इकाई को डेसिबल कहा जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो ये गलत, ये इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। यानी कि देखिए ध्वनि की जो मात्रा की इकाई डेसिबल होता है, जबकि शक्ति के वाट होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा के, और विभवांतर होता है वोल्ट का दोस्तों। निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई कौन सा है? तो अपेक्षित घनत्व के लिए देखिए इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि अपेक्षित घनत्व का किसी भी पदार्थ के किसी अन्य पदार्थ के सापेक्ष घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस घनत्व का एक मात्रक के रूप में माना जाता है। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता दोस्तों। निम्नलिखित में से वो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है? अमीटर दोस्तों। अमीटर विद्युत धारा को मापता है दोस्तों। तो केंद्रा यानी कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो यानी कि वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए दोस्तों ये जिम्मेदार होता है। बी हो जाएगा आंसर। यानी कि केंद्राभिमुखी जो बल होता है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने हेतु जिम्मेदार होता है दोस्तों। यानी कि सही संबंध कौन सा होता है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन दोस्तों। ये देखिए द्रव्यमान बटा आयतन। यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है बरसात की यानी कि मात्रा नापने हेतु। तो बरसात की जो मात्रा नापने हेतु यानी कि यूडोमीटर, जिसे रेन गेज भी कहा जाता है, किसी स्थान पर होने वाले वर्षा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि 1 फेंटोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं दोस्तों? यानी कि 1 जो फेंटोमीटर होते हैं 10 के पावर माइनस 15 मीटर होते हैं। यानी कि 1 फेंटोमीटर 10 के पावर माइनस 15 मीटर, अर्थात 1 फेंटोमीटर में 10 के पावर माइनस 15 मीटर होते हैं। और ई जो होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर जो होते हैं, एक पिकोमीटर होते हैं दोस्तों। तो बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? यानी कि बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग हम लोग वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापन के लिए बैरोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा सही सुमेलित? वोल्ट मीटर विभवांतर का होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का, पोटेंशियल मीटर विद्युत वाहक बल का, गैल्वेनोमीटर जो होता है यानी कि विद्युत प्रतिरोध का। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों विभवांतर जो होता है वोल्ट का, यह मीटर होता है सही है। पोटेंशियल मीटर विद्युत वाहक बल का, गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति को बताता है, और ओम मीटर जो होता है विद्युत प्रतिरोध को बताता है दोस्तों। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? तो विद्युत शक्ति का तो वाट होता है दोस्तों। यानी कि डी हो जाएगा ऑप्शन। कूलम जो होता है आवेश का होता है। विभवांतर की जो इकाई होता है वोल्ट होता है दोस्तों। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है दोस्तों। यानी कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो विद्युत चालकता की बात करें सबसे अधिक इसके अनुसार बताए दोस्तों, तो यानी कि रजत यानी कि चांदी का होता है विद्युत चालकता सबसे अधिक दोस्तों। सबसे उच्च विद्युत प्रवाहशील धातु में चांदी, तांबा, फिर सोना क्रमशः आते हैं दोस्तों। यानी कि सबसे पहले चांदी आता है, फिर तांबा आता है, फिर सोना आता है। विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा की जो इकाई होता है एम्पियर होता है दोस्तों। विद्युत आवेश को कूलम में, विद्युत विभव को वोल्ट में, विद्युत प्रतिरोध को ओम में, शक्ति को वाट में, ऊर्जा और कार्य को जूल में मापते हैं दोस्तों। तो ओम यानी कि ओम का मात्रक है, यानी कि ओम
ओम का जो मात्रक है यानी कि किसका है, प्रतिरोध का मात्रक है दोस्तों। चालक यानी कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है दोस्तों ओम, यानी कि प्रतिरोध की जो इकाई है वो ओम होता है। विद्युत धारा किस उपकरण में मापी जाती है, तो विद्युत धारा जो अमीटर में मापी जाती है दोस्तों, यानी कि विद्युत धारा को अमीटर में मापा जाता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है दोस्तों, तो माइक्रोस्कोप। यानी कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को अगर देखना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला उपकरण होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम बताने वाला उपकरण होता है। स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने वाला यंत्र होता है। यानी कि स्टेथोस्कोप जो होता है, ये स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने वाला यंत्र होता है। और ये जो स्टेबोस्कोप जो होता है आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने का उपकरण होता है। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, गति जो सदिश राशि नहीं है, वेग सदिश राशि है, बलाघूर्ण भी, विस्थापन भी ये सदिश राशि है, लेकिन गति सदिश राशि नहीं होता है, गति अदिश राशि होता है। यानी कि बात करें कि निम्न में से परिणाम, देखिए दोस्तों सदिश राशि वो होती है जिनके साथ परिणाम के साथ साथ दिशा भी होते हैं, वो सदिश राशि होते हैं। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, बलाघूर्ण, चाल यानी कि चाल प्रवणता है दोस्तों। वही तो कहे कि चाल कहाँ से आ गया, तो चाल प्रवणता है, ताप प्रवणता है, रेखीय संवेग है, ये सदिश राशि होता है, लेकिन चाल अदिश राशि होता है दोस्तों। यानी कि वो भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, वो अदिश राशि कहलाते हैं। जैसे गति, आयतन, यानी कि सामर्थ्य, दाब, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, ये सब क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है, तो अदिश राशि जो होते हैं दोस्तों सामर्थ्य अदिश राशि है। देखिए सामर्थ्य अदिश राशि, बल, संवेग, वेग क्या होते हैं, ये सदिश राशि होते हैं। सदिश राशि उन्हें कहते हैं जिनमें क्या होते हैं दोस्तों, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है जिसमें केवल परिणाम होते हैं और दिशा नहीं होते हैं, वो अदिश राशि होते हैं। अदिश राशि जो होते हैं दोस्तों ये दाब यानी कि दाब हो जाएंगे अदिश राशि दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि सदिश राशि नहीं है, विस्थापन सदिश राशि, वेग भी, बल भी, आयतन सदिश राशि नहीं है दोस्तों। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का जो मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर यानी कि 10 के पावर जो होता है 15 मीटर होता है। ये 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई यानी कि तय की जाती है। यानी कि प्रकाश जो है एक वर्ष में जितना तय करता है उसी को ये यानी कि एक वर्ष की प्रकाश दूरी कहते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो प्रकाश वर्ष का जो संबंध है दूरी से है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो मूल भौतिक राशि कौन सी है दोस्तों, तो मूल भौतिक राशि विद्युत धारा है। मूल भौतिक राशि जो होते हैं दोस्तों ये 7 होते हैं, यानी कि मूल भौतिक राशि की संख्या लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ज्योतिष तीव्रता, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 को होते हैं दोस्तों। यानी कि लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं, समय को सेकेंड में, ताप को केल्विन में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योतिष तीव्रता को कैंडेला में। तो मूल भौतिक राशि क्या है, तो होता है दोस्तों 7 होते हैं। इसी से सभी मात्रक निकलते हैं, मूल भौतिक राशि से ही सभी का मात्रक निकलते हैं। व्युत्पन्न राशि बहुत सारे होते हैं दोस्तों। तापक्रम की एसआई इकाई क्या होते हैं, तो तापक्रम की जो एसआई इकाई होते हैं दोस्तों केल्विन होते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक होते हैं दोस्तों, तो ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा। फर्मी मात्रक किसका होता है दोस्तों, तो फर्मी जो होता है समय का फर्मी जो होता है लंबाई का मात्रक होता है। फर्मी जो होता है देखिए मीटर प्रणाली में फर्मी जो होता है लंबाई की इकाई होता है। एक फर्मी 10 के पावर -15 मीटर के समतुल्य होता है। तो मीटर यानी कि मीटर प्रणाली में फर्मी जो होता है लंबाई की इकाई होता है और एक फर्मी में 10 के पावर -15 मीटर के समतुल्य होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है, तो किस राशि का मात्रक नहीं, विकृति का जो होता है मात्रकहीन होता है, लेकिन प्रतिबल, बल, दाब इसका मात्रक होता है दोस्तों।
समुद्र यानी कि समुद्री दूरी को मापा जाता है किसमें? समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में यानी कि नॉटिकल मील में मापा जाता है। तो समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। यानी कि 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों? यानी कि 10 के पावर -8 मीटर होंगे दोस्तों। तो यानी कि 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? ये देखिए, 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर होते हैं। तो 10 नैनोमीटर में अगर गुना करेंगे तो ये जो माइनस है और ये एक पावर है, इस पे एक पावर है तो घट जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -8 मीटर हो जाएगा। यानी कि एम के स्पत्ति में बल का मात्रक क्या होते हैं? तो बल का होता है केजी। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। ऐसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बल के मात्रक एम के स्पत्ति में। कार्य में होता है यानी कि कार्य का जो होता है जूल होता है, विद्युत शक्ति वाट होता है, बल का न्यूटन होता है, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड होता है। एंगस्ट्रम की इकाई क्या होता है दोस्तों? तो एंगस्ट्रम जो होता है किसकी इकाई होता है? तो ये तरंग दैर्ध्य की इकाई होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है कितना होता है, जो बताइएगा दोस्तों कमेंट में। यानी कि आवृत्ति को नापा जाता है, आवृत्ति को जो होता है हर्ट्ज में मापा जाता है दोस्तों। दाब की जो इकाई होता है क्या होता है दोस्तों? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल दोस्तों, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है यानी कि 1/1000 मिलीमीटर जो होता है। यानी कि 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। यानी कि 1 मीटर में होता है 1 मीटर में होता है यानी कि 1000 मिलीमीटर होता है, इसलिए 1 माइक्रोन मीटर बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर दोस्तों। यानी कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर होते हैं? तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर होते हैं दोस्तों? तो पिकोग्राम जो होते हैं 1 पिकोग्राम जो होते हैं 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होते हैं दोस्तों। ऑडियो मीटर क्या नापता है दोस्तों? तो ऑडियो जो मीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है दोस्तों। ऑडियो मीटर जो होते हैं ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है, बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो ये हुए कार्य को प्रदर्शित किए जाते हैं दोस्तों जूल में। यानी कि न्यूटन न्यूटन यानी कि बल इंटू दूरी को गुणा करेंगे दोस्तों तो यह जूल हो जाएगा। यानी कि न्यूटन मीटर होता है जूल की मात्रक दोस्तों। 1 किलो यानी कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है दोस्तों, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो यह 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर दूरी में 1000 मीटर होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है दोस्तों? यानी कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को, यानी कि संवेग और वेग को अनुपात कर देंगे दोस्तों तो क्या प्राप्त होगा? तो देखो, संवेग जो होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है, और वेग को डिवाइड करेंगे तो वेग से वेग कट जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा दोस्तों। बल का गुणनफल होता है, बल का जो गुणनफल होता है दोस्तों क्या होता है? बल जो होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है दोस्तों। तो द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा दोस्तों। यानी कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा दोस्तों? तो A बराबर V माइनस यू बटा टी होता है दोस्तों। यानी कि इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा AT हो जाएगा। देखिए, यानी कि V बराबर होता है U प्लस AT। समीकरण ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीन गो समीकरण दिया गया है। V बराबर U प्लस में AT, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस में इस तरह से दिया होता है दोस्तों। तो यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यानी कि V बराबर U प्लस AT, यानी कि बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यानी कि बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं ऊष्मा विकिरण के मापने के लिए। बोलोमीटर का उपयोग ऊष्मा विकिरण एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरण माप में किया जाता है। इसमें धातु की एक पतली अवशोषक पट्टी लगी हो रहती है। बोलोमीटर की खोज 1878 में अमेरिकी खगोल शास्त्री सैमुअल पियरपोंट लैंगली ने किया था दोस्तों। रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से
किसे मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो यानी कि रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो 50 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि रिएक्टर स्केल को भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं दोस्तों। रिएक्टर स्केल जो होता है भूकंप की तीव्रता मापता है, मीटर जो होता है विद्युत धारा के प्रवाह को, फेदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई को। तो रिएक्टर जो स्केल होता है भूकंप की तीव्रता को मापता है दोस्तों। अब यांत्रिकी से क्वेश्चन आया है दोस्तों, यांत्रिकी से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है, यानी कि चुंबक से वस्तुएं को उठाने की क्षमता संपर्क बल का उदाहरण है। तो दोस्तों जो हो जाएगा 1 और 3, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है गैर संपर्क बल होता है दोस्तों, यानी कि आंसर हो जाएगा और एक और पहला आंसर हो जाएगा और तीसरा आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा जो होता है चुंबक से वस्तुओं को उठाने की क्षमता संपर्क बल द्वारा उदाहरण है, नहीं दोस्तों ये गलत है, यानी कि पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा आंसर पहला और तीसरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कणों के मध्य लगने वाला एक आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, यानी कि बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल होता है और बात करें गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल होता है दोस्तों। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो एसी करंट को हम लोग डायनेमो द्वारा उत्पन्न करते हैं, यानी कि एसी करंट उत्पन्न करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यानी कि स्टेटर होता है और रोटर होता है, उसमें आर्मेचर होता है रोटर में लगा हुआ, उसको घुमाते हैं तो चुंबकीय यानी कि चुंबक के क्षेत्र में घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कटने के कारण एसी करंट उत्पन्न होता है। एसी करंट जो उत्पन्न होता है आर्मेचर पे उत्पन्न होता है दोस्तों। एसी करंट को डायनेमो उत्पन्न यानी कि एसी करंट को डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि यानी कि जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं हैंडल से नचाते हैं दोस्तों, तो वो हैंडल से नचाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये तारों की एक कुंडली जो अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमा जाता है, इसमें प्रेरित विद्युत धारा, तो इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, यह बाह्य परिपथ में एसी भेजता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है अंतरिक्ष रॉकेट दोस्तों, यानी कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली को चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना दोस्तों। नाव से अगर हम लोग कूदते हैं तो क्या होता है दोस्तों, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना दोस्तों, ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार होता है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है दोस्तों। तो फुटबॉल के लेखक में एक गोल स्पीकर फुटबॉल को गोल में यानी कि पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार के सक्षम बनाता है दोस्तों? यानी कि जब वह अपने गोल को पकड़ता है तो गोल को पीछे की ओर खींचता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। तो यानी कि संवेग परिवर्तन को दर को कम करने के लिए दोस्तों, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए वो अपने हाथों को पीछे खींचता है। फुटबॉल के खेल में एक गोल कीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है दोस्तों। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग होता है संवेग दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में संघर्ष बल शामिल होता है? तो निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में संघर्ष बल शामिल होता है? तो संघर्ष बल शामिल होता है गतिज ऊर्जा से, यानी कि गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन में, यानी कि किस ऊर्जा परिवर्तन में यानी कि घर्षण बल शामिल होता है? तो घर्षण बल गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, यानी कि गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, यानी कि जब घर्षण बल होता है तो गति करेगा तो उसमें ऊष्मा क्या होता है, गति करेगा तो घर्षण रहेगा, वहां पे ऊष्मा पैदा कर देगा, तो ये गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में दोस्तों।
एक बल्ब सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठी यात्री क्या होगा? यानी कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रहा है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठी यात्री क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा बाईं ओर झुकेंगे दोस्तों। यानी कि अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो वो बस में बैठी यात्री जो होता है दोस्तों, बस में बाईं ओर झुकेंगे। यानी कि चलती हुई बस की अचानक दाईं ओर मुड़ने पर बस में बैठे यात्री बाईं तरफ झुक जाएंगे। इस घटना में न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है, जिसे जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंदर आणविक बल को क्या कहा जाता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंदर आणविक बल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यानी कि सहसंजक बल कहा जाता है, कोहेसिव बल कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, यानी कि एक ही पदार्थ है, उसके उनके अणुओं के बीच आकर्षण के अंदर आणविक बल को कहा जाता है सहसंजक बल, यानी कि कोहेसिव बल। किसी पदार्थ में अणुओं को आपस में बांधे रखने वाले बल को अंतर आणविक बल कहा जाता है। यह एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को सहसंजक बल या यानी कि भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को यानी कि असंजक बल कहते हैं। यानी कि भिन्न भिन्न पदार्थों के, यानी कि जो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं, और एक ही पदार्थ के बीच लगने वाले आंतरिक आकर्षण बल को यानी कि संजक बल कहते हैं दोस्तों। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है दोस्तों? तो वो होता है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति करना। यानी कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति ठीक करने की कोशिश करता है दोस्तों। आघात और यानी कि प्रत्याघात के बल क्या होते हैं? तो आघात और प्रत्याघात के जो बल होते हैं, यह हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं दोस्तों। तो आघात और प्रत्याघात, यानी कि आघात और प्रत्याघात के जो बल होते हैं, आघात और प्रत्याघात के जो बल होते हैं, वो हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं दोस्तों। सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल कौन सा होता है? तो सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल जो होते हैं दोस्तों, यानी कि सैप का आरोहण के लिए यानी कि केशिका बल तथा बाष्प उत्सर्जन खिंचाव दोनों जिम्मेदार होता है। केशिका बल तथा बाष्प उत्सर्जन दोनों जिम्मेदार होते हैं, बाष्प उत्सर्जन खिंचाव दोनों जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ साथ ससंजन और असंजक बल भी जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। तो सेब के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल कौन से होते हैं? केशिका बल भी, बाष्प उत्सर्जन बल भी और बाष्प उत्सर्जन खिंचाव बल भी, और इसके लिए ससंजन और असंजन बल भी जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? यानी कि बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? यानी कि रोलिंग घर्षण में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। एक कारखाने में 40 केजी कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है, तो एक करंट के प्रवाह की क्षमता 50% है, तो 2 घंटे के लिए समान प्रवाह से कितना एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है दोस्तों। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, यानी कि पानी के पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों। तो कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, और इसलिए घूमते हैं दोस्तों कि पानी के जो पृष्ठ तनाव है, यानी कि पानी के पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों। तो कीड़े जो होते हैं, यानी कि कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, वो होते हैं पानी के पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों। तो वर्षा की बूंदे के गोलाकार होने का कारण क्या है दोस्तों? तो वर्षा की बूंदे गोलाकार होने का कारण है क्या है? तो वो है पृष्ठ तनाव दोस्तों। सबसे ज्यादा श्यानता होती है कहाँ पे दोस्तों? तो सबसे ज्यादा शहद की होती है। सबसे ज्यादा श्यानता होती है जल की, वायु की, खून की नहीं, शहद की होती है दोस्तों। सबसे शहद में बहने का गुण कम पाया जाता है, क्योंकि इसमें श्यानता का गुण अधिक पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा श्यानता होता है शहद में होते, क्योंकि इसमें
बहने का गुण कम पाया जाता है दोस्तों। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। तो बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है तो क्या होता है दोस्तों, वो होता है अत्यंत शुष्क मौसम। यानी कि जब शुष्क मौसम हो जाता है तो बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है दोस्तों। यानी कि जो बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि होता है तो यह इंगित करता है अत्यंत शुष्क मौसम हो गया है दोस्तों। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। यानी कि दूध से क्रीम को अलग करना है तो क्या केंद्रा पसरन बल का प्रयोग करते हैं। पसरन बल, केंद्रा पसरन बल का प्रयोग करते हैं। दूध से क्रीम को अलग करना है तो दूध से क्रीम को अलग करने के लिए केंद्र प्रसारण तकनीक का उपयोग करते हैं दोस्तों। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो यह अपकेंद्रन। अपकेंद्रन जो होता है वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत होता है अपकेंद्रन होता है। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, इसको समझाया जा सकता है। तो चलती बस में जब अचानक ब्रेक लगता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, इसको समझाया जा सकता है। इसको न्यूटन की गति का पहला नियम से समझाया जा सकता है दोस्तों। बिजली यानी कि बिजली की मोटर परिवर्तित करती है। यानी कि बिजली की मोटर परिवर्तित करती है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि बिजली की मोटर परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बिजली की मोटर परिवर्तित करती है। मोटर जो होता है दोस्तों, इसको मोटर में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। मोटर क्या होते हैं, नाचते हैं वो हमको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, नाचता है। तो विद्युत ऊर्जा इसको देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में प्रदान करते हैं। मोटर जनरेटर का है तो दोस्तों जनरेटर को हम लोग हैंडल से चालू करते हैं, यानी कि हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो वो हमें विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। तो मोटर में उल्टा है दोस्तों, यानी कि इसको विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि ब्लोटिंग पेपर द्वारा अस्थाई यानी कि ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के यानी कि अवशोषण में शामिल है। तो ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है क्या है दोस्तों, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है तो 71 के हो जाएगा। यानी कि किसका क्रिया प्रभाव के द्वारा दोस्तों, तो किसका क्रिया प्रभाव, ब्लोटिंग पेपर यानी कि शुष्क कागज द्वारा स्याही का अवशोषण क्रिया प्रभाव या केशिकात्व के कारण होता है। इसमें एक पतला चिकना कागज होता है जो स्याही के जैसे तरल पदार्थों को अपनी सतह पर अवशोषित करता है। उल्लेखनीय है कि यह केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं दोस्तों। तो ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल होता है दोस्तों, वो होता है केशिका क्रिया प्रभाव द्वारा दोस्तों। पानी यानी कि पानी वाली बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए, पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या होता है दोस्तों, पानी का स्तर वही रहेगा। यानी कि पानी वाली बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा जब तैर रहा है और पूरी तरह से बर्फ अगर पिघल भी जाएगा तो दोस्तों पानी का स्तर वही रहेगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर यानी कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर यानी कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा वायु पंपों के उपयोग से सामान्यतः वायुमंडलीय दाब बनाए। यानी कि वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाए। तो अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर क्या होगा, तो वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाए। यानी कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दबाव यानी कि दबाव बनाए रखा जाता है दोस्तों। कंक्रीट की सड़क की तुलना में यानी कि रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है, क्योंकि यानी कि कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है, क्योंकि दोस्तों यानी कि कंक्रीट की सड़क की तुलना में ये जो होता है रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम होता है। तो रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम होता है, इसलिए कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन होता है दोस्तों। यानी कि कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन होता है, क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम होता है दोस्तों। किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर
ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है। यानी कि ऊपर की ओर उठाने की तुलना में यानी कि ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़कना आसान होता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, इसमें पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है दोस्तों। एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? तो यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों। यानी कि एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? एक छोटी तरल बूंद का जो आकार है गोलाकार क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। बरसात की बूंदे का गोल आकार होता है, तो बरसात की बूंदों का गोल आकार क्यों होता है? तो सतह यानी कि सतही तनाव के कारण। बरसात की का गोल आकार क्यों होता है? तो सतही तनाव के कारण। एक हॉर्स पावर के बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर जो होता है किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। छिपकली का पैर की तरह काम करता है। छिपकली का जो पैर होता है किस तरह काम करता है दोस्तों? तो होता है सक्शन पैड। सक्शन पैड, छिपकली का जो पैर होता है वो सक्शन पैड की तरह कार्य करता है, इसलिए वो दीवारों पर चिपक जाती है और गिरती नहीं है दोस्तों। यानी कि छिपकली को देखिएगा तो वो दीवारों पर चिपका रहता है लेकिन गिरता नहीं है। वो किसके कारण होता है? तो सक्शन पैड की तरह उसका जो पैर होता है सक्शन पैड की तरह कार्य करता है दोस्तों। बॉल यानी कि बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल या स्कूटर आदि में किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुलना से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग की तुलना की माप होगी। तो क्या कर रहा है, एक चिड़िया एक तार से पिंजरे में बैठी है और जो एक स्प्रिंग की तुलना से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग की तुलना की माप होगी दोस्तों, तो हो जाएगा पहले से कम हो जाएगा दोस्तों। ये क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा दोस्तों? तो हो जाएगा, देखिए दोस्तों, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है दोस्तों, यानी कि एक समान वृत्तीय गति जो होती है त्वरित होती है, क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है। एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल अभिकेंद्रीय बल तथा गतिज ऊर्जा के समान रहेगी। यानी कि एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल अभिकेंद्रीय बल तथा गतिज ऊर्जा के समान रहेगी। किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है दोस्तों, तो होता है परवलयिक होता है, परवलयिक होता है। किसी प्रक्षेप्य का जो पथ होता है परवलयिक होता है दोस्तों। पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाता है, क्योंकि पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाता है, क्योंकि दोस्तों जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। नियत वेग से गतिशील ट्रेड में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछलता है तो गेंद वापस आएगी। यानी कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछलता है और गेंद वापस आएगी तो क्या होगा दोस्तों? यात्रियों के हाथों में आएगी, यात्रियों के हाथों में आएगी। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है दोस्तों, तो आवर्ती होती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है आवर्ती। यानी सिलाई मशीन जो होती है ऐसे 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 कपड़ा सीते रहता है दोस्तों, तो कपड़ा ऐसे 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 करके सीता है, तो इसकी जो गति होती है आवर्ती होती है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है दोस्तों? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। पानी का जो घनत्व होता है किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर ये अधिकतम होता है पानी का घनत्व। किसी बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु बिजली का जो बल्ब है फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है। क्योंकि
क्योंकि दोस्तों बताइए, तो होता है फोर्स पर बल के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, इस कारण। तो बिजली का जो बल्ब है वो फोर्स पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है, क्योंकि फोर्स पर बल के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। ये दोस्तों 5 किलोग्राम की द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर, यानी कि द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिणाम कितना होगा दोस्तों? तो 20 न्यूटन होगा। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य है, यानी कि गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य है, तो वह वस्तु हो जाएगा दोस्तों समरूप गति से चलती रहेगी, यानी कि समरूप गति से वह वस्तु चलती रहेगी। यानी कि जो होता है बल शब्द समान है तो वो वस्तु समरूप गति से ही चलेगा दोस्तों। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकार ज्यादा लंबी, यानी कि आकार ज्यादा लंबी छलांग लगा पाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? यानी कि एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ यानी कि कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज्यादा लंबी छलांग लगा पाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो ये एक खिलाड़ी जो होता है दूर से आता है और ज्यादा छलांग लगाता है, तो इसका कारण है गतिमान अवस्था की जड़ता, यानी कि गतिमान अवस्था की जड़ता। एक खिलाड़ी जो है अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज्यादा लंबी छलांग लगाता है, ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है दोस्तों। एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है, वैसे ही बंदर जो है ढाल पर सीधे ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की जो गोली है वो क्या कहलाएगा? तो ये बंदर की लगेगी, बंदर को लगेगी दोस्तों। एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे, यानी कि कोई शिकारी है जो किसी दूर वृक्ष पर बैठा हुआ है, एक बंदर यानी कि एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है, तो वैसे ही बंदर ढाल पर सीधे ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। तो बंदूक की जो गोली है बंदर को सीधे लगेगी दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है रोलिंग घर्षण सबसे कम उत्पन्न करता है। देखिए सबसे ज्यादा घर्षण स्थैतिक घर्षण होता है, फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण सबसे कम होता है दोस्तों। यदि वायुमंडलीय दबाव, यानी कि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, तो बाष्पोत्सर्जन की दर क्या होता है? तो बाष्पोत्सर्जन इसमें कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों। वायुमंडलीय दबाव अगर कम हो जाएगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर इसमें कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों। चलिए ध्वनि और तरंग की गति देख लेते हैं दोस्तों। सोनार तकनीक में उपयोग होता है दोस्तों एक्सरे, इंफ्रारेड तरंगों का, माइक्रोवेव का, इनमें से कोई नहीं। तो सोनार में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो देख लीजिए, सोनार जो है साउंड नेविगेशन एवं रेजिंग का संक्षिप्त रूप है, यानी कि सोनार जो है साउंड नेविगेशन एवं रेजिंग का संक्षिप्त रूप है। सोनार तकनीक में ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार तकनीक में ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार ट्रांस यानी कि जो होता है ट्रांसड्यूसर पानी में ध्वनि की तरंगों उत्सर्जित करते हैं। यदि इनके मार्ग में कोई वस्तु टकराती है तो सोनार ट्रांसड्यूसर को एक प्रतिध्वनि लौटती है। ध्वनि पल्स के उत्सर्जन एवं उसके रिसेप्शन के बीच के समय का निर्धारण करके ट्रांसड्यूसर वस्तु की यानी कि वस्तु की जो सीमा और अभिविन्यास निर्धारित करता है दोस्तों। यानी कि सोनार जो है साउंड नेविगेशन एवं रेजिंग का संक्षिप्त रूप है दोस्तों। जब सोनार जब ध्वनि निकालता है तो उसके मार्ग में जो भी आएगा, यानी कि पहाड़ पर्वत कुछ भी आएगा, पत्थर वगैरह, तो ये ट्रांसड्यूसर वस्तु की सीमा और अभिविन्यास निर्धारित करता है और उसकी मदद से वो पता चल जाता है कि आगे क्या चीज है दोस्तों। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? बताइए, प्रकाश तरंगे जो होते हैं किस प्रकार की तरंगे होती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए दोस्तों, प्रकाश जो होता है
ऊर्जा का एक स्वरूप है जो कि विद्युत चुम्बकीय यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे के रूप में प्रसारित होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है दोस्तों, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है, और अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होते हैं जिसमें माध्यम के कणों का तरंग यानी कि माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। यानी कि जो माध्यम के कण है वो वेव जो ऐसे 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 उसके लंबवत काम यानी कि लंबवत कंपन करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं माध्यम के कण के यानी कि माध्यम के कण के तरंग के प्रसार की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। तो प्रकाश जो होते हैं अनुप्रस्थ तरंगे कहलाते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है दोस्तों? तो होता है परावैंगनी विकिरण। यानी कि परावैंगनी विकिरण निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है? तो परावैंगनी विकिरण जो होते हैं यानी कि परावैंगनी विकिरण के पास छोटा तरंग दैर्ध्य होते हैं। मानव कान की जो श्रवण परास क्या होती है यानी कि सुनने की जो क्षमता होती है मानव की, वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक दोस्तों। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगों का जो उदाहरण है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं ध्वनि का उदाहरण होते हैं, और प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग या चुंबकीय तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण होते हैं दोस्तों। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? देख लीजिए दोस्तों, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे का जो उदाहरण है ध्वनि तरंग। तो बात करें कि ध्वनि की जो तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि तीक्ष्णता जो होती है ध्वनि की वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तरत्व को निर्धारित करती है। जो आवृत्ति जो है दोस्तों, इसमें ध्वनि का वेग दे रखा है, एम दे रखा है, तरंग दैर्ध्य दे रखा है, उपयुक्त में से एक से अधिक दे रखा है। तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता को निर्धारित करेगा वो आवृत्ति करेगा दोस्तों। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तरत्व को निर्धारित करता है। आवृत्ति जो होता है ध्वनि की तीक्ष्णता और तरत्व को निर्धारित करता है दोस्तों। यानी कि ध्वनि की तीक्ष्णता या तरत्व को निर्धारित करता है। देख लीजिए, और तीव्रता कहेगा दोस्तों, तो तीव्रता जो होता है आयाम को निर्धारित करता है। तीव्रता आयाम को निर्धारित करता है। आवृत्ति जो होता है तरत्व को निर्धारित करता है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि तीखी होती है। यानी कि कंपन की जो आवृत्ति है अगर अधिक होती है तो ध्वनि तीखी होती है। यदि कंपन की आवृत्ति कम होती है तो तरत्व कम होता है। यदि कंपन की आवृत्ति कम होता है तो तरत्व कम होता है। यदि कंपन की आवृत्ति कम होता है तो तरत्व कम होता है। यानी कि 1 सेकेंड दोलक को एक रॉकेट में माउंट किया गया है। इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट क्या होगा दोस्तों? ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। 1 सेकेंड दोलक को एक रॉकेट में माउंट किया गया है। इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। पेंडुलम घड़ी की समयावधि होती है दोस्तों, वो होता है 2 सेकेंड। यानी कि पेंडुलम घड़ी की जो समयावधि होता है 2 सेकेंड होता है दोस्तों। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो होता है पराध्वनि तरंगे का प्रयोग हम लोग करते हैं। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यानी कि रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरणों का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह मानव ऊतकों के लिए जहरीली होता है, यह लागत प्रभावी नहीं होता है, यह एक आयनकारी यानी कि यह एक आयनिकारी विकिरण है, यह मानव त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ है। तो देखिए, रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह मानव ऊतकों के लिए जहरीली है दोस्तों। यानी कि रेडियोथेरेपी में हम लोग अल्फा विकिरण का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि मानव ऊतकों के लिए जहरीली माना जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री
यानी कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री यानी कि आसानी से पढ़ी जा सकती है दोस्तों। तो वो होता है इंफ्रारेड किरणें दोस्तों, यानी कि अवरक्त किरणें का तरंग दैर्घ्य जो होता है और यानी कि 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻³ मीटर तक होता है। सामान्यतः इसकी उत्पत्ति गर्म पदार्थ और अणुओं से होता है। इनका प्रयोग रिमोट कंट्रोल यानी कि कायिक चिकित्सक जीर्ण तथा धुंधली अवस्था में रखी किताबों को पढ़ने के लिए किया जाता है। एक्स किरणें का प्रयोग टूटी हुई हड्डी की जानकारी में तथा गामा किरणें का प्रयोग हम लोग कैंसर की चिकित्सा में करते हैं। तो गामा किरणों का प्रयोग हम लोग कैंसर की चिकित्सा में करते हैं और एक्स किरणें का प्रयोग हम लोग टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए, टूटी हुई हड्डी की जानकारी में करते हैं दोस्तों। और बात करें कि हम लोग जो होता है धुंधली अवस्था में इस सब में पता करने के लिए हम लोग यानी कि अवरक्त किरणें का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे का वेग जो होते हैं कितना होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, प्रकाश की वेग के समान। यानी कि लोलक की जो कलायावधि क्या होती है दोस्तों, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि लोलक की जो टाइम पीरियड जो होता है दोस्तों वो होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। यानी कि लोलक का जो आवर्त काल होता है 2π√L/g होता है। बिल्ली के सुनने की जो आवृत्ति विस्तार होता है कितना होता है, तो बिल्ली की जो सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है 45 हर्ट्ज से यानी कि 44 किलो हर्ट्ज, यानी कि 45 हर्ट्ज से 44 किलो हर्ट्ज होता है दोस्तों बिल्ली की सुनने की जो आवृत्ति विस्तार होते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो बात करें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। एक पियानो की पिच कम करने के लिए, एक पियानो का जो पिच है कम करने के लिए प्रयोग करते उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। पियानो का जो पिच तार की मोटाई तथा तारों के तनाव पर निर्भर करता है। यानी कि पियानो का जो पिच है तार की मोटाई तथा तार के तनाव पर निर्भर करता है। पिच को कम करने के लिए मोटे तार का प्रयोग या तार के तनाव को कम किया जाता है। तो पियानो का पिच यानी कि पियानो का पिच तार की मोटाई तथा तारों के तनाव पर निर्भर करता है। पिच को कम करने के लिए मोटे तार का प्रयोग तथा तार के तनाव को कम करने के लिए क्या, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है, यानी कि माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं दोस्तों। यानी कि जब ध्वनि तरंग के रूप में चलता है तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं दोस्तों। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ होते हैं। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ होते हैं, वो होते कांच की रुई दोस्तों, कांच की रुई। यानी कि देखिए दोस्तों ये यहाँ तक हम अभी क्वेश्चन करा देते हैं आपको, ऊष्मा का तापमान तक करा देते हैं, उसके बाद कल कराएंगे दोस्तों। तो यानी कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। मैं कहाँ तक कराया था, यानी कि जब ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है तो क्या होता है, माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़ बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं दोस्तों। यानी कि विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या होता है, तो होता है कांच की रुई दोस्तों। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करता है तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। तो बात करें तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है तो आवृत्ति में दोस्तों, यानी कि जब ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करता है तो आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि एफएम का ब्रॉडबैंड निम्नलिखित में से किसमें आता है दोस्तों, यानी कि एफएम का जो ब्रॉडबैंड है निम्नलिखित में से किसमें आता है दोस्तों, तो देखिए किसमें आता है। तो एफएम रेडियो का जो ब्रॉडबैंड है 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज होता है, जो अति उच्च आवृत्ति
के अंतर्गत आता है, जबकि परम उच्च आवृत्ति जो होते हैं एच यानी कि एस यानी कि जो परम उच्च आवृत्ति जो होता है एस एच एफ ओ का परास यानी कि 3 से 30 गीगाहर्ट्ज तक होते हैं। उच्च आवृत्ति जो होता है एच एफ का परास 3 से 30 मेगाहर्ट्ज होता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्तों इसका परास होता है 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज होता है। तो इसका जो हो जाएगा यानी कि इसका हो जाएगा वी एच एफ हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यानी एफ एम का जो ब्रॉडबैंड निम्नलिखित में से किस में आता है, तो वी एच एफ में हो जाएगा दोस्तों। कैमुटेड यानी कि सॉरी दोस्तों, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन प्रयोग करती है, यानी कि जो होते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करता है, तो एक्स किरणें का, यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी में हम लोग जो सीटी वगैरह कराते हैं तो उसमें एक्स किरणें का प्रयोग होता है दोस्तों, एक्स किरणें का प्रयोग करता है। अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होते हैं दोस्तों वो होते 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो सोनार, यानी कि चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है सोनार, किस सिद्धांत को, तो सोनार के द्वारा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए दोस्तों, पनडुब्बी संचार, एएम रेडियो, शॉर्ट वेव रेडियो, राडार दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, यानी कि पनडुब्बी संचार तरंगों की आवृत्ति 30 से 30 हर्ट्ज तक होती है दोस्तों। एएम रेडियो की आवृत्ति 550 से लेकर 1720 किलो हर्ट्ज तक होते हैं। शॉर्ट वेव यानी कि शॉर्ट वेव रेडियो की आवृत्ति जो होता है 3 से 30 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज तक होते हैं दोस्तों। रडार की जो आवृत्ति होते हैं 5 से 130 गीगा हर्ट्ज तक होते हैं दोस्तों। देख लीजिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि कह रहा है कि उपयुक्त अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली तरंगों की बढ़ती हुई आवृत्ति में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका जो पनडुब्बी की संचार तरंगों की आवृत्ति इतना है, रेडियो की तरंगी इतना है, इस सब अपना क्रम के अनुसार याद रखिएगा दोस्तों, तभी क्रम के अनुसार सजा पाइएगा। इसका जो डाटा याद रहेगा तभी आप एग्जाम में सजा पाएंगे, नहीं तो नहीं सजा पाएंगे दोस्तों। तो MRI यानी कि MRI मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो MRI मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो है चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं, वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य, यानी कि वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को दोस्तों, हर्ट्ज में मापा जाता है। आयाम को मीटर में मापते, तरंग दैर्घ्य को मीटर में, आवृत्ति को हर्ट्ज में, गति को मीटर प्रति सेकेंड में। एक सूक्ष्म तरंग यानी एक सूक्ष्म तरंग ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है दोस्तों, तो वो है मैग्नेट्रॉन, यानी कि ओवन जो होता है मैग्नेट्रॉन। एक सूक्ष्म तरंग ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेट्रॉन। ओवन जो होता है वो ब्रेड वगैरह सेकने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो उसे दो तरह के होते हैं, और एक होते हैं जिसमें हम लोग मैग्नेट्रॉन यानी कि उसमें हम लोग मैग्नेट्रॉन में एक डायोड वैक्यूम ट्यूब जिसमें केंद्रीय कैथोड से एक बेलनाकार एनोड से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है। इसे मुख्य रूप से माइक्रोवेव ऑसिलेटर में उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ध्वनि चित्रण में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ध्वनि चित्रण में यानी कि सोनोग्राफी में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो पराध्वनि तरंगे का प्रयोग करते हैं, यानी कि ध्वनि चित्रण हम लोग सोनोग्राफी में हम लोग प्रयोग करते हैं पराध्वनि तरंगे का।
यानी कि ध्वनि संचरण नहीं कर सकता। किसमें नहीं कर सकता? जल में, गैस में, ठोस में, निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकता दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो होता है निर्वात में ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, यानी कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस में ध्वनि का संचरण संभव है, लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है दोस्तों। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है दोस्तों। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है दोस्तों, कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि का जो वायु में वेग का अनुमान यानी कि अनुमानतः होते हैं 330 मीटर पर सेकेंड होते हैं, यानी कि 300 डेसिबल 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा, यानी कि 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा दोस्तों। तो हो जाएगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के, यानी कि एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के दोस्तों। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है दोस्तों इंफ्रारेड, यानी कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है दोस्तों रेडियो तरंगों का, यानी कि आधुनिक टेलीफोन जो उपयोग करता है, यानी कि आधुनिक टेलीफोन में जो हम लोग उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का उपयोग दोस्तों। इससे इसके बाद हम कल करा देंगे दोस्तों, क्योंकि आज ये वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो कोई नहीं देखता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब जो भी बचा है वो कल हम करा देंगे। आज हम इतना ही अब वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों।